नमस्कार दोस्तों, इंडस हॉस्पिटल के मेडिकल पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नवीन शर्मा, यूनिट हेड इंडस हेल्थ श्योर हॉस्पिटल। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पॉडकास्ट में हम मेडिकल रिलेटेड किसी टर्म पे अपने एक्सपर्ट्स को यहां बुलाते हैं और उस पर हम डिस्कशन करते हैं तथा उनके विचार जानते हैं। इसी तरह आज हम जिस विषय पे डिस्कशन करने वाले हैं वह विषय है मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड पोस्ट प्रेगनेंसी। गर्भावस्था के दौरान माता को क्या क्या विचार करने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तथा प्रसव के बाद माता और बच्चे को देखभाल के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अंशु, जो कि है हेड ऑफ डिपार्टमेंट गायनी एंड ऑफ इंडस हेल्थ श्योर हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर सविता, जो कि है हेड ऑफ डिपार्टमेंट पीडियाट्रिक इंडस हेल्थ श्योर हॉस्पिटल। सबसे पहले मैं हमारे एक्सपर्ट्स जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला हमारे बीच यहाँ पर आए, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू डॉक्टर नवीन। थैंक यू। तो सबसे पहले डॉक्टर अंशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक कपल को कब हमको प्लान करना चाहिए प्रेगनेंसी के लिए, कब डिसाइड करना चाहिए, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उस महिला को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए फॉर द हेल्दी प्रेगनेंसी। जी, थैंक यू डॉक्टर नवीन, आपने हमें इनवाइट किया इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए। जैसे आपने पूछा, एक प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी आउटकम अच्छी हो, कोई प्रेगनेंसी में दिक्कतें ना आए, उसके लिए दंपति कब प्लान करे अपनी प्रेगनेंसी, तो उसी के बारे में आपको मैं बताऊंगी। एक होती है हमारी प्री नेटल केयर। जब आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले उसकी तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। आजकल मोस्ट ऑफ द प्रेगनेंसी एज सच अनप्लान्ड होती हैं, बट फिर भी काफ़ी हद तक 30-40% लोग अवेयर हैं, वो जानते हैं कि हाँ, हमें कुछ टेस्ट कराने चाहिए कि प्रेगनेंसी में कोई दिक्कतें ना आए, तो वो डॉक्टर से पहले ही उनको मिलना चाहिए। मतलब जब वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग करते हैं, येस दिस इज़ अ टाइम, अब हमें प्रेगनेंसी प्लान करनी है, अपना बच्चा प्लान करना है, तो वो अपने डॉक्टर से एक विज़िट मीटिंग फिक्स करें, डॉक्टर से मिलें, सो दैट हम उनको कुछ टेस्ट एडवाइस कर सकें, कुछ उनकी प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है, कोई हमें मेडिसिन तो नहीं स्टार्ट करनी है, सो दैट प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें। सो एक प्रीनेटल चेकअप बहुत ज़रूरी है, जो है हर कपल को प्लान करना चाहिए। उसमें हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं जिससे हमें पता पड़ता है कि हाँ, हमें क्या मेडिसिन स्टार्ट करनी है, एंड कुछ दिन के दवाइयों से ही एक हम ऑप्टिमम हेल्थ स्टेटस ऑफ मदर को अचीव कर पाते हैं, तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट प्रेगनेंसी जब हमारी कंसीव हो जाती है, तब एट द फर्स्ट इंस्टेंस जब प्रेगनेंसी पॉजिटिव टेस्ट आया, तब भी एक कपल को अपने डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है, सो दैट जो प्रेगनेंसी में होने वाली जांचें हैं वो हम एडवाइस कर सकें, सो दैट कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर सकें एंड प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ना आएँ। ठीक है मैम, धन्यवाद। डॉक्टर स्वीता, साथ में मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, क्या बच्चे को भी आफ्टर बर्थ कुछ प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है? मदर पेरेंट्स को कुछ डिसाइड करना चाहिए, कुछ प्रिपरेशन करनी चाहिए, इसके बारे में? थैंक यू डॉक्टर नवीन, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आजकल देखा गया है कि काफ़ी प्रेगनेंसीज, काफ़ी हद तक पेरेंट्स जो हैं वो प्रेगनेंसीज प्लान करते हैं। प्रेगनेंसी प्लानिंग में एक तो मदर की साइड से प्रेपरेशंस होती हैं, दूसरा रहता है बच्चों की प्रेपरेशंस। बच्चों की प्रेपरेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि पेरेंट्स जो हैं वो डिसाइड करें कि मैटरनिटी लीव का कैसे करेंगे और उनका सपोर्ट सिस्टम कैसा रहेगा। उसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इतना प्रमोट करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग ही हमें करनी चाहिए। एटलीस्ट 6 मंथ्स तक मदर माँ को बच्चे को अपना ही दूध पिलाए। तो उसके लिए बोथ पेरेंट्स की, आई वुड से सिर्फ माँ की नहीं, बोथ पेरेंट्स की काउंसलिंग, एंटीनेटल काउंसलिंग ज़रूरी है, जिसमें उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे समझाए जाएं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में विस्तार में डिस्कशन हो, उनको मोटिवेट किया जाए। साथ ही में एंटीनेटल चेकअप में एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है मदर की ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ज़्यादातर जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो, क्योंकि फ़र्स्ट कांटेक्ट उनका गायनेकोलॉजिस्ट ही रहता है, सो ये गायनेकोलॉजिस्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मदर की ब्रेस्ट एग्जामिन करें। अगर कोई भी इशू है, लाइक निप्पल छोटे हैं या इन्वर्टेड हैं, उनको टाइमली करेक्ट किया जाए। तो मेनली यही प्रेपरेशन है जो एक पेरेंट्स को चाहिए बच्चे के लिए। थैंक यू।
डॉक्टर अंशु, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एंटीनेटल पीरियड एक मदर को कितनी विजिट्स की जरूरत पड़ती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास? जी, जैसे हम बोले जब प्रेगनेंसी एक स्टार्ट होती है, फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका होता है। तो पहले टोटल प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, 9 महीने कुछ दिन की होती है। पहले 7 महीने में हर महीने एक बार डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है, जिसमें वो पेशेंट का एग्ज़ामिनेशन होता है, जनरल एग्ज़ामिनेशन होता है, उसका ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, उसका ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन, जैसे डॉक्टर सविता ने अभी बताया कोई निपल इन्वर्टेड तो नहीं है, निपल रिलेटेड कोई इश्यूज़ तो नहीं है, वो हम प्रेगनेंसी में ही उसको करेक्ट कर सकते हैं, सो दैट बच्चे को फीडिंग की प्रॉब्लम ना आए डिलीवरी होने के बाद। सो फर्स्ट 7 मंथ में एवरी मंथ, आफ्टर दैट फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स 2 हफ्ते में एक बार, एंड लास्ट मंथ में एवरी वीक। सो ऑलमोस्ट लाइक 12 to 14 विजिट्स बनते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें आपको कुछ सप्लीमेंट्स एडवाइस किए जाते हैं, टाइम टू टाइम डाइट में चेंजेस जो करने हैं वो बताए जाते हैं, एंड एज एंड व्हेन पेशेंट की कोई रिक्वायरमेंट है, उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कभी भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिल सकता है। बट हाँ, एवरी मंथ 7 मंथ तक, फिर 2 हफ्ते में एक बार, फिर हफ्ते हफ्ते। ठीक है मैम। एंड मैम, एक हमारे पास बहुत डिस्कशन होती है कि इम्यूनाइजेशन का क्या शेड्यूल रहता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू द मदर? जी, प्रेगनेंसी में एज सच नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग टेटनस टॉक्साइड इंजेक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम हर मदर को देते हैं। 2 शॉट्स ऑफ टेटनस टॉक्साइड दिए जाते हैं। टेटनस के टीके जो होते हैं वो 2 दिए जाते हैं। वो आंगनवाड़ी वर्कर्स भी लगाते हैं, वो हॉस्पिटल्स में आके भी ले सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट की तरफ से घर घर के जाकर भी गर्भवती महिलाओं को वो टीके लगाए जाते हैं। तो वो हम 4th मंथ पर और 5th मंथ पर देते हैं, मतलब 1 महीने के अंतराल पर 2 टीके लगते हैं। तो 4th मंथ पर एंड 5th मंथ पर 2 टीके लगते हैं। बाकी कुछ ऑप्शनल इम्यूनाइजेशन भी हैं जो हम पेशेंट्स को देते हैं, लाइक फ्लू वैक्सीन, एंटी-डी इंजेक्शन लगता है जो पेशेंट RHD नेगेटिव हैं, लाइक जिनका नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो हम उनको देते हैं। बट हर पेशेंट में टेटनस टॉक्साइड इंपॉर्टेंट है, बाकी ऑप्शनल इंजेक्शन है जो दिए भी जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ओके मैम, थैंक यू। एंड मैम, डॉक्टर सविता, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे के इम्यूनाइजेशन के बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। एट द टाइम ऑफ बर्थ यूनिवर्सली है एंड WHO रिकमेंडेड भी है कि बच्चे को BCG का टीका लगे। BCG का टीका मेनली ट्यूबरकुलोसिस की सीवियर फॉर्म्स लाइक मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस एंड दिमाग का जो ट्यूबरकुलोसिस है उससे प्रिवेंट करता है। बच्चे को हेपेटाइटिस का टीका लगता है, हेपेटाइटिस B का, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं। कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस लाइक अगर एंटीनेटली हमें पता चल जाए कि मदर हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है तो हेपेटाइटिस B वैक्सीन के साथ बच्चे को विदिन 12 आवर्स ऑफ बर्थ हेपेटाइटिस B इम्यूनोग्लोबुलिन भी दिया जाता है। ठीक है मैम। बाकी वैक्सीनेशन 6 वीक्स पे स्टार्ट होती हैं। ओके मैम, थैंक यू। मैम, एक हमारे डाइट के रिगार्डिंग बहुत इशू रहता है। हमारे जैसे घरों में बोला जाता है कि मदर है, मदर के पेट में बच्चा है, तो क्या मदर को भी डाइट इंक्रीज़ करें? इस चीज़ के लिए जो हमारे बुजुर्ग हैं काफ़ी फोकस करते हैं, क्या ऐसा कुछ है? और अगर इंक्रीज़ करनी है तो कितने तक हम इंक्रीज़ कर सकते हैं मदर की डाइट? जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाइक प्रेगनेंसी में कितना खाएं। हम 2 जनों के लिए खाएं क्योंकि एक बच्चा आपके अंदर पल रहा है कि हमें डबल करनी है डाइट या कितना इंक्रीज़ करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा प्रेगनेंसी में हाँ डाइट इंक्रीज़ करनी पड़ती है, अपना न्यूट्रिशियस डाइट इंक्लूड करनी पड़ती है। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपको, फर्स्ट हाफ ऑफ प्रेगनेंसी जो पहले 3 से 4 महीने होते हैं उसमें पेशेंट को प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ बहुत काफ़ी हद तक काफ़ी पेशेंट्स को देखने में आए हैं। नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम, तो उसके चलते वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फूड नहीं खा पाती है। तो हमारी रिकमेंडेशन रहती है कि वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले। अपनी डाइट जितना वो ले रही है पहले उतना भी अगर लेगी तो दैट विल बी सफिशिएंट, बट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स कंटिन्यूस लेते रहे एटलीस्ट टिल 4th और 5th मंथ। 4th और 5th मंथ तक ये सारे सिम्टम्स जो होते हैं, नॉजिया, वॉमिटिंग सेंसेशन, काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। दैट टाइम बच्चा भी ग्रो कर रहा होता है, बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, तो उस टाइम पे हमें इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है। लाइक सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी में डाइट को हम 300 से 350 किलो कैलोरीज इंक्रीज़ करते हैं। तो सेकेंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी इज़ द पार्ट जहाँ पे हमें डाइट अपनी इंक्रीज़ करनी है, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, बैलेंस डाइट लेनी है। कोशिश करें जितना भी हो घर का बना हुआ हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड खाना खाएं। ठीक है।
एंड मैम बच्चे की डाइट के बारे में कुछ बताइए। आफ्टर बर्थ बच्चे को डाइट कैसे करनी है, क्या करना है, प्लीज़ उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो बच्चे की डाइट मतलब सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही बच्चे के लिए परफेक्ट फूड होता है। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन हाफ एन आवर बच्चे को फर्स्ट फीड करवा देना चाहिए। उस टाइम बच्चा एक्टिव भी होता है और उसके टेंडेंसी है कि वो मदर के ब्रेस्ट जो है वो ब्रेस्ट मिल्क पे सक करेगा। मेनली जो WHO रिकमेंडेड है 6 महीने तक सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड के अलावा कुछ नहीं, नॉट इवन वाटर इज़ रिकमेंडेड। 6 महीने से 2 साल के बीच 6 महीने पे हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी सॉलिड स्टार्ट करते हैं ग्रेजुअली। एंड ये ब्रेस्ट मिल्क विल कंटिन्यू टिल 2 years ऑफ एज। 2 years के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि ब्रेस्ट फीडिंग बंद करने की ज़रूरत है, एज़ पर मदर्स कन्वीनियंस एंड मदर्स चॉइस। बट 2 years तक तो विद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। बच्चे की डाइट मीन्स ब्रेस्ट मिल्क फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। ओके मैम। डॉक्टर अंशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अल्ट्रासाउंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितने इंपॉर्टेंट है, तो कितने अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए? प्लस हमारे सोसाइटी में मिथ है कि अल्ट्रासाउंड कराने से बच्चे या मदर पे कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? जी देखिए, अल्ट्रासाउंड एक ऐसा मोड है जिससे हम बच्चे के हेल्थ स्टेटस को पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चा कैसे ग्रो कर रहा है, बच्चे के ऑर्गन्स अंग कैसे बने हैं। तो अल्ट्रासाउंड तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोडालिटी है प्रेगनेंसी में, जिससे हम बच्चे के बारे में जानते हैं। ठीक है, एंड ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है केवल कि अल्ट्रासाउंड से रेडिएशन मिलती है बच्चे को या मदर को कोई हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। नहीं, अल्ट्रासाउंड एक सेफेस्ट मोडालिटी है जिससे हम बच्चे का हेल्थ स्टेटस के बारे में जानते हैं। तो हम n नंबर ऑफ़ अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं जितनी रिक्वायरमेंट हो। बट अगर आप मुझसे पूछें कि हाँ कितने मैंडेटरी हैं कि हमें कराने ही चाहिए, तो 4 अल्ट्रासाउंड हैं जो मैं आपको बताऊंगी कि हाँ वो होने ही है पेशेंट के। लाइक जब प्रेगनेंसी आपकी पॉजिटिव आती है, हमें जानना है कि हाँ प्रेगनेंसी यूट्रस के अंदर ठहरी है, उसके बच्चे की धड़कन आ गई है, वो एक सबसे शुरू में अल्ट्रासाउंड होता है जो कि अराउंड 1.5 से 2 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान होता है। तो उसमें हमें पता पड़ता है बच्चे की धड़कन आ गई है। ऐसा तो नहीं है जुड़वा बच्चे हैं, सिंगल बच्चा है, कई बार होता है ट्विंस प्रेगनेंसी भी होती है, तो हमें वो पता पड़ता है, बच्चे की पोजीशन का पता पड़ता है, वो कहाँ पर है, यूट्रस के अंदर ही है, तो उससे हमें वो पता पड़ता है। सेकंड अल्ट्रासाउंड होता है हमारा 3 months के अराउंड, लाइक 12 से 13 वीक्स के करीब। उसमें हमें पता पड़ता है कि बच्चे में कोई जेनेटिक इश्यूज़ तो नहीं है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड है। एंड द थर्ड अल्ट्रासाउंड जो हम कराते हैं अराउंड 19 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, उसमें हम देखते हैं बच्चे में कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है, लाइक उसके ऑर्गन्स अच्छे से बने हैं, उसका हार्ट ठीक से बना है, इंटरनल ऑर्गन किडनीज ठीक बने हैं, कोई लाइक बर्थ डिफेक्ट्स तो नहीं है। वो जानने के लिए हमारा ये अनोमली स्कैन या लेवल 2 स्कैन भी बोलते हैं इसको कॉमन लाइक टर्म्स में, तो वो इम्पॉर्टेंट है। एंड आफ्टर दैट एक लास्ट अल्ट्रासाउंड होता है जब हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक नियर टू 9th month जब हमारा स्टार्ट होता है या 9th month के 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं, नियर टू 36-37 वीक्स, तब हम कराते हैं। उसमें हमें पता पड़ता है कि बच्चे की पोजीशन ठीक है, उसने अपनी पोजीशन ले ली है डिलीवरी के लिए, उसका वेट कितना है, बच्चे की चारों तरफ पानी की कमी तो नहीं है, एंड वो ठीक तरह से ग्रो किया है, कोई इश्यूज़ तो नहीं है। हमें प्रेगनेंसी या डिलीवरी कराने की कोई इंडिकेशन तो नहीं बनती, जल्दी तो नहीं करना है, कोई हमें सिजेरियन की इंडिकेशन तो नहीं है कि हमें ऑपरेशन से बच्चा कराना है, वो सारा हमें लास्ट अल्ट्रासाउंड 4th अल्ट्रासाउंड से पता पड़ता है। ठीक है मैम, थैंक यू। तो मैम न्यूबॉर्न बेबी के लिए भी कुछ इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी होते हैं, कुछ करवाने चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को? जी हाँ, देखिए अगर हम WHO के रिकमेंडेशन करें तो देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन जो हमें करनी चाहिए। बट इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, सो इसमें इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो रिकमेंड करती है कुछ मिनिमम इन्वेस्टिगेशन जो सभी बच्चों में करनी चाहिए, जिसमें आता है हाइपोथायरॉयडिज्म यानी थायराइड की जांच। बिकॉज हाइपोथायरॉयडिज्म इज़ द मोस्ट कॉमन प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। तो इसीलिए थायराइड की जांच हर बच्चे में होनी चाहिए, साथ ही में होनी चाहिए उसकी हियरिंग इवैल्यूएशन। बाकी कुछ अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक फॉर कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया या G6PD वाली इन्वेस्टिगेशंस वो भी अब चालू हो गई हैं, बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं, स्पेशली G6PD नदर्न स्टेट्स में, क्योंकि प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, वहाँ करनी चाहिए। बट दीज आर द मिनिमम रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन दैट मस्ट बी डन इन ऑल न्यूबॉर्न। ओके मैम। डॉक्टर अंशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी माता को क्या क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे हमको सुनने में आता है कि मदर को पपीता अवॉइड करना चाहिए, पाइनएप्पल अवॉइड करना चाहिए, इस पर प्लीज़ कुछ अपने विचार करिए। जी,
डाइट के बारे में अगर हम बोलें तो ऐसा कोई लाइक फूड या फ्रूट नहीं है जो प्रेगनेंसी में अवॉइड करना है, राइट। लेकिन हाँ, जो आपने इससे बोला पपाया, ये एक मिथ है कि पपाया खाने से पेन स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर अबॉर्शन हो सकता है, अर्ली प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो सकती है ये। लेकिन कैसा पपीता खा रहा है पेशेंट, कच्चा है कि वो पका हुआ है। अगर वो पका हुआ पपीता खा रहा है तो उसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं कंपेयर टू हार्मफुल इफेक्ट। कच्चे पपीते में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस कर सकते हैं, तो कच्चा पपीता हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं पेशेंट को। बट अगर बिल्कुल अच्छे से राइपेंड पका हुआ पपीता है तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। दूसरी चीज़ जैसे आपने पूछी क्या हमने अवॉइड करना है प्रेगनेंसी में, तो जो हेल्दी फूड है, फ्रूट, वेजिटेबल, नॉर्मल घर का बना हुआ खाना, वो आप सब खा सकते हो। अवॉइड करने के लिए बोलें तो कैफ़ीन बेवरेजेस जैसे चाय, कॉफ़ी हो गया, वो भी लाइक हम ये नहीं बोलेंगे आपने बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना है, बंद कर देना है। अगर आप हैबिचुएटेड हो, नॉर्मली आप पीते हो, तो 1 कप अ डे आप ले सकते हो, वो रेकमेंडेड है। दूसरी चीज़ें जो हार्ड ड्रिंक्स हैं, हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, वो आपने बिल्कुल लाइक दैट इज़ प्रोहिबिटेड, वो आपने नहीं लेनी है। स्मोकिंग हुआ, लाइक एक्टिव स्मोकिंग तो येस डेफिनेटली यू डोंट हैव टू डू। इवन पैसिव स्मोकिंग, घर में अगर कोई और भी स्मोक कर रहा है तो वो भी चीज़ आपने, वो एनवायरनमेंट भी लाइक प्रेग्नेंट पेशेंट के आसपास से हटाना है। मतलब आसपास, पेशेंट के आसपास कोई ना स्मोकिंग करे, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड बाहर का खाना, ऑयली स्पाइसी चीज़ें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम नहीं चाहते कि प्रेगनेंसी में अननेसेसरी कोई जीआई अपसेट हो, जीआई प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि वी वांट कि हम कम से कम मेडिसिन दें एक प्रेग्नेंट पेशेंट को। सो घर का बना हुआ हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड खाना खाना चाहिए एंड एक बैलेंस डाइट। ठीक है मैम। डॉक्टर स्वीता, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, एक बच्चे को लिक्विड्स का तो आपने बता दिया, सॉलिड्स की तरफ हम कब मूव कर सकते हैं बच्चे के लिए, न्यूबॉर्न बेबी? जी हाँ, जैसे मैंने पहले भी बताया, 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना है। ठीक है। 6 महीने पे हम बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यूरी फॉर्म में हम बच्चे को वैरायटी ऑफ फूड्स धीरे धीरे ग्रेजुअली स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करते जाते हैं टू सेमी सॉलिड एंड देन टू सॉलिड्स। तो 1 साल तक हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा फैमिली पॉट से ही खाना स्टार्ट करे। 2 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा। 2 साल तक मदर ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो साथ में कंटिन्यू करेगी और बच्चा सॉलिड्स जो है वो लेगा साथ में। ठीक है मैम। डॉक्टर अंशु, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ब्रेस्ट फीड मदर के लिए क्या बेनिफिट्स है? क्योंकि हम सोसाइटी में देखते हैं जो यंग लेडीज़ हैं वो कुछ अवॉइड्स करती है, उनको लगता है कि जो उनके फिजिक्स में कुछ डिफ्रेंशिएट आ जाएगा, तो कुछ मदर जो है काफ़ी अवॉइड्स करती है। क्या ये सही है कि गलत है? जी नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग जितना बच्चे के लिए हेल्पफुल है, उसकी हेल्थ के लिए उतना मदर के लिए भी हेल्पफुल है। उसके कुछ इमीडिएट इफ़ेक्ट्स होते हैं जो मदर को हेल्प करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। अगर मैं आपको इमीडिएट इफ़ेक्ट की बात बताऊं, लाइक जैसे पेशेंट ने बेबी डिलीवर किया, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन से हो, जितना जल्दी मदर बच्चे को फीड कराना, ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट करती है, उसका जो पोस्ट प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी वाला ब्लड फ्लो है वो कम होता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग करने से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है एंड वो पोस्ट डिलीवरी होने वाली ब्लीडिंग को कम करता है। तो एक ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट वो इफ़ेक्ट है। एंड दूसरा है मदर और चाइल्ड की बॉन्डिंग होती है आपस में, जितना वो जल्दी फीड स्टार्ट करेगी उसके बेबी के साथ उसकी बॉन्डिंग होगी। थर्डली, जो पोस्ट प्रेगनेंसी वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है ब्रेस्ट फीडिंग। मदर जितना ज़्यादा अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराएगी, उतना जो प्रेगनेंसी में उसने वेट गेन किया, अननेसेसरी पुट ऑन किया है, वो बहुत जल्दी उसको लूज़ करने में हेल्प करेगा। एंड लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स नहीं, सॉरी, इट्स अ लाइक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट। अगर हम बोलें लॉन्ग टर्म बेनिफिशियल इफ़ेक्ट ब्रेस्ट फीडिंग का होता है, ब्रेस्ट कैंसर्स अवॉइड कर सकते हैं हम। जो मदर ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनमें चांसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होते हैं कंपेयर टू जो मदर्स ब्रेस्ट फीड नहीं कराते हैं। ठीक है, तो मैम साथ में मैं ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए क्या बेनिफिशियल है, एंड मार्केट में जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्या वो रिकमेंडेड है तो कब से हम बच्चे को स्टार्ट कर सकते हैं? जी हाँ, देखिए जिस तरह से डॉक्टर अंशु ने कहा कि ब्रेस्ट फीडिंग के मदर में बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बच्चे में उससे भी ज़्यादा कहीं बेनिफिट्स हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग इज़ द परफेक्ट फूड फॉर बेबी। स्पीशीज स्पेसिफिक है, माँ का दूध माँ के बच्चे के लिए होना चाहिए।
बहुत सारे प्रोटेक्टिव इमीडिएट इफ़ेक्ट देखें तो बच्चे को माँ अगर दूध पिलाएगी इमीडिएटली तो उसको बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है, बच्चे में हाइपोथर्मिया का रिस्क कम हो जाता है। ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन ऐसी होती है कि शुगर लेवल लो होने का चांस बच्चे का, कैल्शियम लेवल लो होने का चांस भी घट जाता है। अगर हम थोड़े से लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखें तो ब्रेस्ट मिल्क इज़ रिच ऑफ मैनी इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स, मतलब जैसे बोलेंगे इट इज़ फर्स्ट इम्यूनाइजेशन फॉर द वैक्सीन। इतने सारे प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, इम्यून एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, तो बच्चे को सबसे पहला रिस्क तो ये है कि इन्फेक्शन का रिस्क बहुत कम हो जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज़ में देखें हम तो कान का इन्फेक्शन जिसको ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, दस्त लग रहा है यानी डायरिया, न्यूमोनिया, ये सारे रिस्क कम हो जाएंगे। दूसरा पाया गया है कि बच्चों में एलर्जी, एटोपी, एस्थमा, इस सब के चांसेस भी कम हो जाते हैं। ऐसा देखा गया है कि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस का रिस्क बहुत कम है, बाद में बच्चों का ओबेसिटी का रिस्क कम है, कार्डियोवैस्कुलर बेनिफिट्स हैं, और अब तो ये भी पाया गया है कुछ स्टडीज़ में कि लिम्फोमा के रिस्क भी बच्चे में बहुत कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फेड बेबीज़ आर वेरी ब्राइट बेबीज़, तो देखें तो IQ पे भी अच्छा खासा असर आता है और एटलीस्ट 8 पॉइंट्स IQ बेटर है एज़ कम्पेयर टू बेबीज़ हु आर नॉट ब्रेस्ट फीड और फॉर्मूला फेड। तो फॉर्मूला फीड रिकमेंडेड है कि कब देनी चाहिए, क्या उसमें रिकमेंडेशन है? देखिए फॉर्मूला फीड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क सफिशिएंट क्वांटिटी में होता है एंड क्वालिटी डेफिनेटली इट इज़ द बेस्ट फूड। बट कुछ सिचुएशंस में जहाँ की मदर में भी सिक है, ICU में है, हम नहीं ब्रेस्ट फीड करवा पाते तो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव रहता है फॉर्मूला फीडिंग। फॉर्मूला फीडिंग में काउज मिल्क ही रहता है, बट उसको हम बच्चे की नीड्स के हिसाब से, बच्चे की बॉडी की मेच्योरिटी के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं ताकि वो बच्चे को अच्छे से पच सके। कुछ लोग गाय का मिल्क पूछते हैं कि गाय का मिल्क स्टार्ट कर सकते हैं या शुरू में ही स्टार्ट कर देते हैं, विच इज़ अ टोटल नो। गाय का मिल्क बच्चे के लिए उसका आप बोले कॉम्पोजिशन देखें तो उसकी ऑस्मोलैलिटी बहुत ज़्यादा है। गाय के मिल्क में जो प्रोटीन होती है मेनली कैसीन होती है जिसका पचा पाना बहुत मुश्किल है बच्चे को, तो इसीलिए गाय का मिल्क तो डेफिनेटली नो है, नहीं देना चाहिए। बट सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव है फॉर्मूला फीड, बट इस प्लेटफॉर्म में मैं डेफिनेटली फॉर्मूला फीड को बिल्कुल प्रमोट नहीं करूँगी। आई वुड से द बेस्ट न्यूट्रिशन शुड बी ब्रेस्ट फीड। ओके मैम, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जैसे कि हम इंडस हेल्थ श्योर में जो कि हमारा चंडीगढ़ लुधियाना हाईवे पर है, विलेज कड़ुआ में है, तो वहाँ मैम हम मदर रिलेटेड एंड चाइल्ड रिलेटेड क्या क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, क्या क्या हमारे सर्विसेज है, क्या क्या स्कोप है, प्लीज़ मैम डॉक्टर अंशु आप प्लीज़ बताइए। जी, इंडस हेल्थ श्योर हॉस्पिटल जो हमारा गढ़वा मोहाली में है, उसमें हमारा एक वेल इक्विप्ड मदर एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट है जिसमें हम सारी फैसिलिटीज़ मदर के लिए एंड चाइल्ड के लिए देने में सक्षम हैं। हमारे पास लाइक लो रिस्क, हाई रिस्क, हर तरह के पेशेंट को हम डील कर सकते हैं। हमारे पास लेबर रूम है, नॉर्मल लाइक डिलीवरी के लिए वहाँ पे वेल ट्रेन स्टाफ है जो हेल्प करते हैं पेशेंट को नॉर्मल डिलीवरी में सक्सेसफुल होने के लिए, उनको एनकरेज करते हैं। एंड नर्सिंग स्टाफ है वो भी वेल ट्रेन है। एंड थिएटर है फॉर सिजेरियन सेक्शन एंड ऑल। एंड आफ्टर लाइक बर्थ ऑफ बेबी हमारा पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट, नर्सरी, निकू फैसिलिटीज़ हैं। अगर हमारा कोई लो बर्थ वेट बेबी है उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूँ मदर एंड चाइल्ड केयर के हिसाब से हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं। even for the high risk pregnancy, low birth weight baby, we can deal with every kind of patient. थैंक यू मैम। सो हमारे एक्सपर्ट्स आज हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उम्मीद है हमारे दर्शकों को हमारे ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा हो। हमारे दोनों एक्सपर्ट जो कि हेल्थ श्योर हॉस्पिटल विलेज कड़ुआ में हैं, दोनों वहाँ अवेलेबल है, राउंड द क्लॉक अवेलेबल है। अगर किसी को हमारे एक्सपर्ट्स की कोई सलाह लेनी हो या विज़िट करना हो, नीचे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और अपने विचार हमारे आगे रखे। उम्मीद है हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे लगेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।